में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पुलिस और वकला में लाहौर में झड़पें हुई हैं। वकला एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। वकला का ख्याल है कि बिला जवाज़ ये लाठी चार्ज किया गया। पुलिस के पास शायद ये जवाज़ था कि हाई कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस झड़प को बहुत हैरत की नज़र से कुछ लोग इसलिए देख रहे हैं कि जो वकला का ग्रुप है जिसमें एहसन भून साहब हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप है, तो उन्हीं की हुकूमत ने उन्हीं के यानी अपने ही वकला पर क्यों लाठीचार्ज किया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो प्रोग्राम में एक तो हम इस पर बात करेंगे और फिर कुछ और मौज़ूआत भी हैं, ज़रा उनके बारे में आगे चल के बात करता हूँ क्योंकि मेरे साथ एहसन भून साहब मौजूद हैं। उनसे आगाज़ कर लेते हैं और फिर बाकी मेहमान जो मेरे साथ हैं तारुफ में करा देता हूँ। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं, शौकत बस्सा साहब हैं, राना एहसान अफजल साहब हैं। बहुत शुक्रिया, मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। एहसन भून साहब, ये जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग हैरत की नज़र से देख रहे हैं कि आपकी तो अपनी हुकूमत है, आज़म तारड़ साहब का ग्रुप है आपका, अपनी ही हुकूमत पर अपने ही वकला पर आप ही की हुकूमत क्यों लाठीचार्ज कर रही है? मैं सबसे पहले तो आपको ये अर्ज करूं, वकला की हुकूमत नहीं होती, वकला ऑर्गेनाइजेशन की हुकूमत नहीं होती। आज़म तारड़ साहब हमारे भाई भी हैं, मोहतरम भी हैं, काबिल इज्जत भी हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वकला जो हैं या वकला लीडरशिप जो है वो गवर्नमेंट की लीड ले। इसलिए असदुल्ला आपको ये डिस्टिंक्शन रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चलिए लेकिन मैं अगर अल्फाज अपने तब्दील करके सवाल को रिफ्रेज भी कर दूं तो एहसन भून साहब आपके सरपरस्त भी तो हैं ना सर। एहसन भून साहब तो सॉरी तारड़ साहब जो हैं वो तो है ना सरपरस्त आपके, और वो तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बात सुने, वो मेरे छोटे भाई जरूर हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरा उनसे फैमिली रिलेशनशिप है, लेकिन जब वकला की बात आती है, आइन की बालादस्ती की बात आती है, कानून की अमलदारी की बात आती है, तो उस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं है। उसमें वकील की कोई पार्टी नहीं होती। वकील की पार्टी आइन होता है, वकील की पार्टी कानून की बालादस्ती होती है, और वकील की पार्टी हमेशा इंसानी हकूक की अलंबरदारी होती है। सही है। आप जो बात कर रहे हैं, बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि हम हमेशा अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, अदलिया के साथ आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, और ख़ास तौर पे मौजूदा हालात में जब एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजेस का, और उसमें जो मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा कि जो इंटरफेरेंस है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, उसके हवाले से बात चल रही जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज के इस इवेंट के हवाले से। सही है, सही है। और तो साहब आपका सुन ले, मेरी बात सुन ले पहले जी। किस जज ने मिसयूज किया और किस जज ने आज तक मुलजमों का रिकॉर्ड पे नाम नहीं आने दिया, और एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने वो गाड़ी सुपुर्ददारी पे भी ले ली, और जब वकील अपने कायमी हक के लिए सिर्फ गुफ्तगू करते हैं, फोरमन एहतजाज करते हैं और ये कहते हैं कि लाहौर बार से हाई कोर्ट बार के बार रूम तक काम कर देंगे। मैंने खुद कहा कि जो अदलिया के किसी चैम्बर पे, अदालत के पे हमला करेगा वो गद्दार है, वो वकला का। ठीक है, बिल्कुल हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो भून साहब, आपका शिकवा यानी पुलिस ने जो वकला पे तशद्दुद किया, आपका शिकवा चीफ मिनिस्टर पंजाब से नहीं है, आपका शिकवा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। मैं आपको बताऊं, हुकूमत तो हमेशा होती है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे ये पूरी तरह मुझे अदराक है कि ये जो कुछ हुआ मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ताबे हुआ, और मैं ये समझता हूं कि ऐसा हुक्म करने के लिए उन्हें क्या ये था कि जुडिशियल ऑर्डर कर देते तो हमें कोई इतराज नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। लेकिन अगर हमारे जज एग्जेक्टिव के अफेयर्स में इन्फ्लुएंस करते हैं तो दिस इज मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, दैट इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट। आप चूंकि एक ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं जिसमें दलील और सबूत ये बड़ा मानी रखते हैं, और आप सारा दिन इसी पे बात करते हैं, आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन आपको लगता है कि ये ऑर्डर किया गया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, आपके पास इसका सबूत या आपके पास कोई दलील है इसकी?
चीफ मिनिस्टर को मैं बरीउल जिम्मा नहीं करार दे रहा, हाँ, बिकॉज शी इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, और उनके नीचे ही हमारे आईजी पुलिस और सीसीपीओ हैं, और नीचे जो हैं मैं उनको कभी बरीउल जिम्मा नहीं। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन व्हाई दे डिड इट व्हेन वी वर ऑल पीसफुल। और सही। मैं पर्सनली मौजूद था उस वक्त। इतनी जहरीली गैस थी कि मेरी अब व्हेन यू क्रॉस 61 सही, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो गैस है, शेलिंग है, इसका इफेक्ट जो है जी, वो कितना होता है। तो दैट्स व्हाई आई वाज फेंट एंड देयर आफ्टर आई एम ऑल राइट। सही, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। ठीक। और मैं चीफ जस्टिस आपके वसातत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहूंगा, एक तासुर इसे हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये भी एक तासुर आ रहा है, या कुछ लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के लोग, वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को दबाव में लाने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। आप इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मामला ये है कि एक तरफ वकला है, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जी, और तीसरी तरफ एग्जीक्यूटिव है। अब लाहौर के चीफ जस्टिस और वकला, इन दोनों का ताल्लुक़ एक ही शोबे से, कानून से है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो एक पोजीशन पर है, एक आईनी और कानूनी पोजीशन पर है चीफ जस्टिस जी, उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है बनिस्बत उनके जो बाहर वकला है, जो मेरे लिए, आपके लिए, मज़लूम के लिए लड़ते हैं। सही। अब जब एक चीज़ आई बीच में कि एक जगह से दूसरी जगह अदालतें मुंतकिल करना, इस पर वकला को एतराज़ है जी, या तहफ़्फ़ुज़ात है। जी, क्या उनकी एतराज़ात, उनकी गुजारिशात, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी ख़दशात को सुना है या नहीं सुना है? अगर सुना है तो फिर उन ख़दशात को उन दलाइल को, उन वजूहात को देखना होगा कि क्या जो वजूहात जी, अदालत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में रुकावट है, हाँ, जो जवाज़ पेश कर रहे हैं वकला, उसको आप देखिए ना, उसका इजाला करें, वरना यह तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने अनानियत की बात की, अनानियत कहाँ से? मैं तो कोई सालिस नहीं हूँ, सालिस बिल खैर नहीं हूँ, हाँ, एक राय दे सकता हूँ, लेकिन असल पस मंज़र भी मुझे वो मालूम नहीं है जितना आपको मालूम है या अहसन बोन को मालूम है। जी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जब कोर्ट और फिर चीफ जस्टिस और वकला के आपस में लड़ाई यहाँ तक पहुँची है, जी, जिसकी मनफी असरात दूर दूर तक जाएगी, उसकी असर अदालत पर क्या पड़ेगी, उसकी असर जजों पर क्या पड़ेगी, उसकी असर कानून और कानूनी माहिरीन पर और उस इदारे पर क्या पड़ेगी, इसको सोचना होगा। बिल्कुल सही है। बसरा साहब, आप वकील भी हैं, लाहौर में भी हैं, ये क्या हुआ है आज? देखें असदुल्ला, पहली बात तो ये है कि भून साहब चले गए, मेरे भाई हैं। इस वक्त जो डिवीज़न वकला के अंदर है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है, ये अभी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ये आसमा जहांगीर, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए बात की। हमेशा वो कहती रही कि पाकिस्तान में जो आइन है उसको हमेशा पामाल किया गया, और आज यही ग्रुप है जो आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम से पॉलिटिक्स करते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट बार में भी इनका सदर है और पाकिस्तान बार काउंसिल में भी इनके हाथ में है। लेकिन ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में आइन की तबाही और बर्बादी हो रही है, जो इस वक्त वकला के साथ हो रहा है, ये जिम्मेदार हैं डायरेक्ट। और आपने बात कही, दो चीज़ों को अलग अलग देखें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक इशू तो ये है कि जो आज वकला वाला मामला हुआ, लेकिन भाई आपका वजीर कानून उसमें आजम नज़ीर तारड़ है, और वजीर आला पंजाब में कौन है? मैडम मिनिस्टर जो हारी हुई हैं, जाली वजीर आला। सो इनका एक तरीका कार है कि ये इतने घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, चूंकि अवाम की सपोर्ट इनको हासिल नहीं है, और इनको पता है कि हमने धांधली और लाठी के जरिए, पुलिस के जरिए, और ये पुराना तरीका कार है, 1 साल से हमारे साथ हो रहा है। हमारे जिस तरह घर तोड़े गए, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, आज भी क्या क़यामत आ जाने दी। बसरा साहब, मुझे ये बात समझाइएगा, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, कि आखिर पुलिस उन वकला पर, उन वकला तंजीमों पर क्यों तशद्दुद करेगी जिनका ताल्लुक इस ग्रुप से है जो इस वक्त हुकूमत में भी है? मैं यही बात असदुल्ला भाई मैं कहना, अब ये दूसरा रुख है जो आपने बात कही है।
ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। ये सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के साथ मैं बताता हूँ हुआ क्या है। 34 जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जिन्होंने लेटर लिखा है कि यहाँ पे मुदाखलत हो रही है। जो 6 लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ने जो लेटर लिखा है, और ये हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार इनके खिलाफ खड़ी हुई है, ये गवर्नमेंट का साथ दे रही है। और यहाँ पर हुआ ये है कि जो हमारी ये जालसाज जो हुकूमत है, फॉर्म 47 की पैदावार, जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने तो चीफ जस्टिस साहब ने 8 जजेस के नाम दिए हुए हैं। अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसने लेटर लिख दिया है कि मैं चीफ जस्टिस के ये नाम नहीं मानता। चीफ जस्टिस जो हैं अपने नए नाम हमें भेजें, 20 लोगों के, हम उनमें सिलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सा लगाना है। जरा बात को समझिएगा असदुल्ला भाई, यानी कि अब कर ये रहे हैं कि जो लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, इस वाकये से, हाँ इस वाकये से तल्लुक ये है कि चीफ जस्टिस साहब को पहले तो प्रेशराइज किया जा रहा है कि जो 34 जजेस ने लेटर लिखा है, ये कैंपेन वहां से शुरू हुई है। आपको पता है कि वो उनको बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इस्लामाबाद वाले जजेस ने कहा, इन्होंने भी यही कहा हुआ है। अब अभी मेरे भाई ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो दूसरा एंगल है कि वो जो लोग इस वक्त, मैं बार बार कह रहा हूं कि शौकत बसराज समेत हमारे 200 से ज्यादा MNAs MPA जीते हुए थे। आज चीफ जस्टिस साहब, चलिए मैं फिलहाल तो सर मैं ये आप एक और मौजू पे चले सर, मैं इसका कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सवाल जो है ना, जो आपने इशारे दे दिए हैं उससे कुछ बात समझ आ रही है। मैं राणा साहब के सामने रखता हूं। राणा साहब, मामला ये है, वो ये कह रहे हैं कि ये एक इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन दिया था, ये अगर स्क्रीन पे दिखा भी दें, जिसमें 2 ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे, एक ऑनरेबल जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब का और मिस्टर जस्टिस सुल्तान तमीर अहमद साहब का। अब इसको बढ़ा के जब 9 करने की कोशिश की, मतलब फैसला किया गया और उसमें 7 जजेस के नाम दिए गए हैं, तो एक ट्वीट आप जरा फवाद चौधरी साहब की भी देख लीजिए। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए जो नाम भेजे हैं, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर रहा, और उसकी वजह सीधी है कि इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि इंतखाबी नताइज कायम नहीं रह सकेंगे। इंतखाबी धांधली का जो अमल पाकिस्तान में 2 साल पहले शुरू हुआ था, अभी तक जारी है। अब ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, तो इससे PTI ये तासुर देने की कोशिश कर रही है या एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि चीफ जस्टिस चूंकि सरेंडर नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मान रहा, तो चीफ जस्टिस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। योर टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इनको तो मौका चाहिए कि कोई प्रोपोगेंडा अपना ये कर लें और अपना जो हर चीज़ को जो है ना उसके साथ जोड़ लें। देखें, हाफिज साहब ने बहुत माकूल बात की। एक तो अफसोसनाक वाक़या है, इसको कंडेम करना चाहिए। पुलिस के लोग भी इंजर हुए, लॉयर्स भी गिरफ्तार हुए, उन पे भी लाठी चार्ज हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखें, आपको दोनों साइडों का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर कोर्ट्स वहाँ से शिफ्ट कर दिए गए तो उनको बुला लें, टेबल टॉक करें, बैठें। अगर वो नहीं मामला हल होता तो लॉयर्स का बिल्कुल हक है कि वो एहतजाज करें, इसको कोई रद्द नहीं करता। लाठीचार्ज किसको करा सकते हैं? नहीं, मैं आपको बता, देखें वहाँ क्या हदायत थी पुलिस को, पुलिस का क्या मौक़िफ़ आ गया है ना पुलिस का। वो कहते हैं उनको हदायत थी कि लाहौर हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में एंटर नहीं होने देना, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। लॉयर्स एहतजाज करते हुए लाहौर हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के पास पहुंच गए, उन्होंने वो बैरिकेड वहां से उठाना शुरू कर दिए, और पुलिस ने जब रोका तो उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। वापसी पे पुलिस ने जो है वो शेलिंग कर दी और लाठीचार्ज कर दिया। तो मामला यहां से देखें, जो पुलिस को जो हदायत दी गई होगी कि भाई ये आपकी बॉर्डर लाइन है, ये क्रॉस नहीं होने देनी, ये या एग्जीक्यूटिव ने दी होगी, या फिर ये जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से आपको नहीं, लाहौर हाई कोर्ट से आपको ये डायरेक्शन आई होगी। दो ही हो सकते हैं ना। मैं देखें, तो अभी तो आपको कंफर्म नहीं है ना कि एग्जीक्यूटिव से आई है या लाहौर हाई कोर्ट से आई है। देखें, एग्जीक्यूटिव में तो वकला तंजीमों का ये मौकफ के वो श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि जी ये चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया है। मैं उसको ना रद्द कर सकता हूं, ना मैं उसकी तस्दीक कर सकता हूं। मैं जो कह सकता हूं वो ये कह सकता हूं कि जब आप एहतजाज कर रहे हैं तो उसकी इजाजत लेनी चाहिए। ओवरऑल मैं ऑल अक्रॉस बात कर रहा हूं। अगर आपको इजाजत नहीं मिलती और एक रेड जोन है, रेड जोन बनी हुई है, देखें लाहौर हाई कोर्ट रेड जोन है, आप वहां एहतजाज करके अंदर तो नहीं जा सकते। अगर आपकी इजाजत दे देंगे तो हर जो कोई एक वो शोबा है, जो भी इतने ग्रुप्स होते हैं सियासी वकला के, नहीं एक मिनट ना भाईजान, एक मिनट, तो वो एहतजाज करके वो जो है वो जजों के पास पहुंच जाएंगे। तो कोई आपने रखना है ना, कोई आपने लाइन रखनी है, तो लाइन वो क्रॉस हुई। आप कह रहे हैं चाहे ये ऑर्डर चीफ जस्टिस ने दिया, चाहे एग्जीक्यूटिव ने दिया, सही ऑर्डर दिया, अंदर दाखिल तो नहीं होने दिया जा सकता। देखिए, अफसोसनाक बात है ना। मैं तो कह रहा हूं कि क्लैश होने, अफसोसनाक क्या वकला की तरफ से है ना, फिर वकला क्यों अंदर घुस रहे थे? बिल्कुल दोनों साइडों की तरफ से अफसोसनाक है कि पुलिस साहब ने गलत किया।
मैं कह रहा हूं आजम तारक साहब के ग्रुप ने गलत किया। नहीं, जिन लॉयर्स ने, देखें ये सब तो नहीं, एहसन भून साहब बड़े एक माकूल आदमी हैं, सीनियर लॉयर हैं, बड़ी रिस्पेक्टफुल उनकी करियर रहा है। जिन वकला ने वहां से बैरिकेड उठाने की कोशिश की, पथराव किया और फिर जवाबी कार्रवाई, जो पुलिस का मौकफ है, उनको लीड कर रहा था उसकी जिम्मेदारी तो होगी। इसकी तहकीक होनी चाहिए ना कि क्या हुआ। मैं अब इसे कहना शुरू कर दूं वो गलत है या ये गलत है, इसकी तो तहकीक हो, लेकिन पुलिस का मौकफ भी मैंने आपको दे दिया, वकला का मौकफ उन्होंने खुद दे दिया। तो यहाँ तहकीकात के बगैर जब चीफ जस्टिस का नाम लिया जा रहा, आप ये तो कहे ना बगैर तहकीक के चीफ जस्टिस का नाम लेना गलत है। हाँ, किसी का नाम, ये तहकीक होनी चाहिए। लेकिन देखें अगलों ने, देखे ना पीटीआई वालों ने कितनी कहानी पूरी किताब लिख दी है। इनको तो बसरा साहब को तो जो है ना, ये अभी पता नहीं किससे जोड़ देंगे, खुदा का खौफ किया करें बसरा साहब। राना एहसान मेरे भाई हैं, इस सादगी पे मर ना जाए कोई। कहानी शुरू हुई है 34 जजेस का जब लेटर गया है चीफ जस्टिस साहब को, और दूसरा मेरे भाई ये जो बात कह रहे हैं क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर इख्तियार है कि चीफ जस्टिस को दोबारा लेटर लिखे कि हम आपके ये 8 जजेस नहीं मानते, हमें आप पैनल दें। बिल्कुल दो चीजों को अलग अलग करके देख लें। मैं बार बार ये कह रहा हूं, सुन ले राना साहब सुने मेरे भाई, आप मेरे, मैं क्योंकि वो लेटर मैंने पढ़ा है, मैं इफेक्टिव हूं, मैं फॉर्म 45 वाला हूं, साढ़ा 47 वाला अहमद डिक्टेटर सुन तो ले। तो मेरे असदुल्ला भाई बात ये है कि ये इनकी आपस की गेम है, ये हुकूमती ग्रुप वर्सेस मैडम मिनिस्टर वर्सेस ये पुलिस। जाहिर है पुलिस को आदत पड़ गई है कि हमारे घर तोड़ती रही है, हमारे घरों की चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करती रही है, फिर बड़े भाई से मार खाई, छोटे भाई से मार खाई, फिर खारियां में मार खाई, आपको एक अदारे की फिर खारियां में मार खाई होती है बिला वजह। सही है सर, चलिए बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैं आप साहब के सामने भी ये नुकता रखता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या हाई कोर्ट का इख्तियार है कि वो अगर कह रहे हैं कि जी हम इन जजेस को दे रहे हैं ट्राइब्यूनल्स बनाने के लिए, तो उसको इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जनाब ये आप हमें ज्यादा जजेस के नाम दीजिए, हम उसमें से चूज करेंगे कि किन जजेस पर मुश्तमिल ये ट्राइब्यूनल्स बनेंगे। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपको इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात हैं, आप ये एतराज़ात लेकर जाएंगे ट्राइब्यूनल्स के पास। कुछ बहुत सारी जमातें जो अपोजिशन की वो गई भी हुई हैं। जब अब ये मामला जो है वो इस तरह से इसको देखा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस के नाम दिए हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल को, लेकिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल को नोटिफाई नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई नहीं कर रहा, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप हमें ज्यादा जजेस के नाम दें, हम उसमें से चूज करेंगे कि किन पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बनाना है। कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है आप साहब? देखिए सदुल्ला भाई, जहाँ तक मैंने आपने जो पस मंज़र बताया कि लाहौर चीफ जस्टिस ने 7 नाम दिए या 8 जजेस के नाम दिए जिससे ट्रिब्यूनल बनाना है जी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे मांगे और चीफ जस्टिस ने उनको दे दिए, हाथ में थमा दिए। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि नहीं, आप 14 के नाम दे दें या मसलन 12 के नाम दे दें या 20 के नाम दें, उनमें से हम चूज़ करेंगे, हम नामजद करेंगे किस किस को ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनाएंगे। मेरे ख़्याल में माजी में इसका कोई मिसाल नहीं मिलता। जब माजी में मामूल भी नहीं है, आदत भी नहीं है, कोई इस किस्म की नज़ीर और मिसाल भी नहीं है, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये वजाहत करे कि आप चीफ जस्टिस लाहौर के 7 या 8 जजेस के नाम पर क्या एतराज़ है आपको, क्या वजह है, किन वजूहात की, किन रीज़न्स की बुनियाद पर आप कहते हैं कि नहीं 8 के बजाय या 7 के बजाय हमें 16 दे, फिर हमने खुद चूज़ करना है? क्यों पहले इस तरह हुआ है? जब से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, आपकी उम्र में, आपकी ज़िंदगी में इस तरह हुआ है जब आप इस पोजीशन पर है? और इन जजेस पर एतराज़ किया है, और इसी चीफ जस्टिस ने उससे पहले भी आपको नाम दिए थे, उसको आपने नोटिफाई किया ट्रिब्यूनल के लिए। तो जब उन्होंने 8 के 8 नाम दिए थे तो उसको भी नोटिफाई करें जब उनको मालूम है कि ये जजेस है। तो इस पर एतराज़ क्या है इन जजेस पर? या तो इन जजेस पर एतराज़ उठा है कि इनमें ये कमज़ोरियाँ हैं, ये खामियाँ हैं, लिहाजा आप मुझे 7 के बजाय 8 के बजाय 16 दे या 20 दे, फिर उसमें से मैं चूज़ करूँगा। मेरे ख़्याल में ये मामूल भी नहीं है, गालिबन ये कानूनी तकाज़ा भी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ने जो नाम दिए है वो बेहतर है कि चीफ कमिश्नर उसी में से चूज़ करे। 7 दिए नाम, हाँ, 7 नाम दिए, 7 नाम की मैं देखा, लिहाजा ये कहना कि नहीं आप हमें दें, हम चूज़ करेंगे, 20 नाम दे, मेरे ख्याल में इसमें न कोई माकूलियत है न कोई कानूनी तकाज़ा। मैं बताता हूँ क्या वजह है।
देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पे आज़ाद अदारा है और मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये ट्रिब्यूनल के जजेस की सिलेक्शन के। क्या वो कहते हैं कि ये उनकी मर्जी, इलेक्शन कमीशन की मर्जी से लगेंगे, या वो बाइंडिंग है? अगर कोई रिकमेंडेशन उनको जो लाहौर हाई कोर्ट से आती है, क्या वो बाइंडिंग है, या वो ये उनका ये मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का कि वो डिमांड करें कि आप हमें एक पैनल दे दें और उसके अंदर से हम सेलेक्ट कर लें? इससे पहले जितने ट्राइब्यूनल्स बने हैं उसमें तो कम से कम इस्लामाबाद में हो या लाहौर में हो, उसमें तो जो नोटिफाई जो भेजेगी रिकमेंडेशंस भेजेंगे उनको नोटिफाई कर दिया गया। देखिए, मैं जिस नुक्ते की मैं बात कर रहा हूँ, क्या इलेक्शन कमीशन ये राइट रखता है या नहीं रखता? अगर वो राइट रखता है, नहीं रखता, तो फिर उनके लिए वो बाइंडिंग नहीं होगा। अगर वो राइट नहीं रखता, शायद बसर साहब को पता हो, बसर साहब ऊपर ये तो एग्जैक्ट जो राइट रखता है कि वो चूज करे, डिमांड करे कि मुझे 20 नाम दें, उसमें से मैं चूज करूंगा कि किसके ट्राइब्यूनल्स बनेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। कानून ये कहता है, असल चीज तो इस बात की है, मैं बताता हूँ। कानून ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बता दें कौन सा, मैं बताता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेटर लिखेगा, सुन तो लेना, मैं बताता हूँ ये लगा क्यों नहीं रहे, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेटर लिखेगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, या इवन अगर सिंध की बात होगी तो वहाँ तो चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद है कि वो जजेस के नाम भेज देंगे। वो पाबंद है, वो ये नहीं कह सकता कि आप 20 लोगों का पैनल भेजें, 15 का पैनल भेजें, हम पिक एंड चूज। सुन तो लेना, मैं कानून की बात कर रहा हूं सर, मेरी बात तो सुन लें। अब ये बना क्यों नहीं रहे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इतनी मुश्किल से इतने फॉर्म 45 को चेंज करके 47 बनाए हैं। आप कह रहे हैं कि कौमी असेंबली के अंदर तो सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी। ऊपर नीचे क्या हुकूमत? देखिए, पंजाब में भी हुकूमत खत्म हो जाएगी, पंजाब में भी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मरकज में भी हो जाएगी, और जो जाली सेनेटर्स बने हुए वो भी खत्म हो जाएंगे। टोटल चीज ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी एक फैसला तो जी हाफ साहब, एक फैसला तो अभी 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जैसे मंसूर इरशाद साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच बना था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला भी मुअत्तल कर दिया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया, और कहा कि मखसूस नशस्तें जो हैं इस पर आगे समाअत होगी। लेकिन फैसला मुअत्तल होने का मतलब यह है कि मखसूस नशस्तें जो फिर कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में दी गई थी बाकी जमातों को, वो नहीं बांटी जा सकती, वो रिवर्स होने जा रही हैं। अब कौमी असम्बली में नून लीग 15 इजाफी सीटें लेके बैठी है जो उनका हक नहीं बनता था, पीपल्स पार्टी 5 सीटें लेके बैठी है, JUI की भी 3 सीटें हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसमें सारी जो नंबर गेम है वो तो तब्दील होने जा रही है कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में भी? कि जब इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला लिया, उन्होंने तो किसी कानून के तहत दिया होगा ना, हवा में तो नहीं दिया फैसला। उसके खिलाफ लोग गए पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की फैसले की तौसीक की, यही है ना। उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग गए सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला और हाई कोर्ट के फैसले दोनों को सस्पेंड किया। ठीक। अब वो लोग जो पहले MPs नहीं थे, इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में या MNA बने या MPA बने, अब वो जाके उसी स्टेशन पे खड़े हो गए जहाँ कुछ भी नहीं थे। जो आज 45 फार्म वाले खड़े हैं ना, ये भी उसी सब में खड़े हो गए, वरना 47 के नतीजे में तो अंदर आ गए इलेक्शन कमीशन के फैसले के नतीजे में और हाई कोर्ट के फैसले। अब ये सिर्फ कानूनी जंग है। ठीक, ये कानूनी जंग है, और ये कानूनी और आईनी जंग ये माहिरीनी अदालत के अंदर साबित करेंगे कि क्या ये जो 15 या 5 या 6 PMLN की या पीपल्स पार्टी की या JUI की, जिस भी पार्टी को मिली है PTI के हिस्से में से, क्या ये उनका आईनी और कानूनी हक बनता है इन पार्टियों की या नहीं बनता। ये लिहाजा फरीक़ैन ने, एक तरफ गालिबन हुकूमत होगी, दूसरी तरफ इनके वकला होंगे, तो ये फैसला बाद जब अभी मुअत्तल हुआ है, सस्पेंड हुआ है, ये फैसले अभी बाद में ये साबित करना होगा कि कौन हक बजानिब है कौन नहीं है। कानूनी हवाले से कम अज कम ये तो होगा, अगर चलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं भी मिल रही, ये तो होगा कि जो बाकी जमातों को मिली है वो तो वापस हो जाएंगी, क्योंकि फैसला तो मुअत्तल हो गया। फैसला तो ये था ना कि मखसूस नशस्तें इनको दे दी जाए। देखिए, जब मुअत्तल हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो लोग अभी असेंबली के अरकान नहीं रहे ना, तो नुकसान तो हो रहा है ना, उसकी तादाद पे तो असर पड़ रहा है। यानी फर्ज करे 15 जब आप निकालेंगे PMLN की तादाद में से, इसी तरह पीपल्स पार्टी की उसमें से या JUI में से निकालेंगे,
तो तादाद में तो कमी आएगी। तो जब कमी आएगी तो जो 2/3 अक्सरियत हासिल थी वो भी हासिल वो रह जाएगी, तो वो रह जाएगी। तो फिर अगर वो आइन में तरमीम करेंगे, जैसे अभी इरादा है जो मैं सुन रहा हूँ खासकर जुडिशरी के हवाले से और जजेस के हवाले से, तो उसमें तो ये बहुत बड़ा रुकावट बन सकेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कानूनी मामला है, इसको सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाए, वो क्या फैसला करेंगे, कानून क्या कह रहा है, आइन क्या कह रहा है, किसका हक बनता है किसका नहीं बनता है, मेरे ख्याल में ये उन्हीं पर। बिल्कुल सही। आप तादाद हुक्मरान जमातों की रह जाएगी 204 का मतलब ये होगा, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हो जाएगी 107। तो 204 का मतलब ये कि आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी। इसका मतलब वो जो बिल आप लाना चाह रहे हैं वो नहीं ला सकते। ये रिजर्व सीट्स आप सुन्नी इत्तेहाद को दे रहे हैं? नहीं, मैं नहीं दे रहा। मैं कौन होता देने वाला? आप गिनती में दे रहे हैं। गिनती में इसलिए दे रहे हैं कि अगर जो फैसले के मुताबिक अगर वो जाहिर है, देखिए अभी तो ये फैसला होना है कि हमारे से जानिए या इनको मिलिए। इलेक्शन कमीशन का फैसला तो मुअत्तल हो गया ना। हाँ वो तो हो गया, लेकिन देखें बात चलिए अगर उनके निकाल भी थे तो आपके तो 204 ही हो गए ना। देखें जो डिसेंटिंग नोट था गालिबन वो इलेक्शन कमीशन का था या पेशावर हाई कोर्ट के जज का जो डिसेंटिंग नोट था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये सीटें जो डिसेंटिंग नोट की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन का डिसेंटिंग नहीं सॉरी ये पेशावर हाई कोर्ट के जो एक जज का जो डिसेंटिंग नोट था उसमें कहा गया था ये पीटीआई को नहीं मिलेंगी, ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलेंगी। और ये डिसेंटिंग नोट कह रहा था क्योंकि इन्होंने वायलेशन की जो प्रोसीजर था इलेक्शन, ये आप ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर का डिसेंटिंग नोट था, डिसेंटिंग नोट, तो वो उसके अंदर भी ये फैसला था। बहरहाल देखें ये बात जिस तरह हाफिज साहब ने की, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। जब इलेक्शन कमीशन का मैंडेट था वो फैसला इंप्लीमेंट हुआ, उसको चैलेंज आप बिल्कुल हाई कोर्ट में आप समझते हैं कि इस फैसले को आप सुनाई तो ये इसकी समाअत तो 3 जून को होनी है, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन तो फौरी हो जानी चाहिए। जिन लोगों ने आपके प्लेटफॉर्म से आपकी जमातों से हल्फ उठा लिया मखसूस नशिस्तों का, उनका हल्फ खत्म हो जाएगा। जो कोर्ट कहेगा वो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अगर उन्होंने सस्पेंड कर दिया तो उस सस्पेंशन का क्या मतलब तो चेंज होने जा रहा है। नहीं, अगर उस सस्पेंशन का क्या मतलब है, वो अगर मतलब ये है कि वो वोट नहीं डाल सकते तो वो नहीं डालेंगे। तो ये तो देखें, अब तो अदालतों में मामला ना, जो अदालत की हिदायत होगी उसको हम रद्द नहीं कर सकते। और लेकिन इसमें बात ये आती है कि अदालतें हैं ना जी, जब ये कहते हैं कि फॉर्म 45, 47 ये इनका मौकफ है, इस मौकफ को अदालतों में ले जाए। ट्राइब्यूनल्स तो बनने थे, अच्छा अब ट्राइब्यूनल्स के ऊपर भी बात नहीं बनेंगे। ये जो 2 जजेस की जो नोटिफिकेशन हुई है, इसके अंदर रिकमेंडेशन देता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट रिकमेंडेशन देता है क्या आप नोटिफाई कर दें, इनको नोटिफाई कर दें। अब उस रिकमेंडेशन को रद्द कर सकता है इलेक्शन कमीशन या नहीं कर सकता, या उनसे और रिकमेंडेशन मांग सकता है। ये मुद्दा सारा नहीं, ये आपने ना कानून पता, आपने कहानी सुना दी और ये कानून है, आप भी नहीं बता रहे ना। मुझे तो देखना पड़ेगा ना, वो तो लॉयर ने कहानी सुना दी। आपकी इंटरप्रिटेशन अब क्या है? देखें, जब इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया है तो इसका क्या मतलब है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें जो हुक्मरान जमात को मिल गई थीं वो उनसे वापस लेकर क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएंगी या सिर्फ फिलहाल वापस दी जाएंगी? अच्छा असदुल्ला भाई, 2 बातें हैं। एक दोबारा मैं आता हूं कि जो साहब को नहीं मिलेगी। अच्छा राना साहब एक मिनट, जो ट्रिब्यूनल के जजेस लगने हैं, अगर वो लग गए जो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फैसले देते हैं। दूसरा डिसीजन ये आ गया, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे दिया है तो उन्होंने वहां पे मंसूर अली शाह साहब ने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अगर फर्ज करें कि 200 इंडिपेंडेंट लोग मुंतखब हो जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि अगर 6 लोग मुंतखब हुए किसी पार्टी से, आप उनको सीटें दे देंगे? तो अंदाजा ये करें कि इन लोगों को जो बेचारे फिर हारे हुए हैं, ये चाहते क्या हैं कि जो हमने सीटें जीती हुई हैं आईनी और कानूनी तौर पे हमें मिलनी है। इसलिए मेरे भाई, अगर वो हमारे जजेस लग गए जो चीफ जस्टिस साहब ने भेजे हैं, तो फिर सदर नहीं रहेगा, फिर वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेगा, फिर क्या कहा आपने? बस हमारे जजेस लग गए। मैं बताता हूं, नहीं, वो जजेस जो आइन और कानून के ताबे फैसले देते हैं, यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोग उनको लगने नहीं दे रहे। आपने पता है आपको कि आप लोग हारे हुए हैं। आप मियां नवाज सुन तो लें मेरे भाई, 1 महीना हो गया लेटर को लिखे हुए चीफ जस्टिस साहब को। ये आपने 120 दिन के अंदर फैसले देने थे। ये तो ओपन एंड शट केस है। इसलिए मेरे भाई, ये जो इसका एक और भी इफेक्ट आएगा ना, ये जो लाना अभी जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, वो नहीं मिल सकेगी। फिर ये बार मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट, सुन ले सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो खींचातानी चल रही है कि आप एक बिल लेकर आए जिसको इंडोर्स किया है आजम नजीर तारड़ साहब ने
और अभी जो जरदारी साहब के जो वकील लगे उन्होंने endorse किया है। तस्दीद नहीं करता। सुने मेरी बात सुन ले। राणा सनाउल्लाह बड़ी साहब अहम बात कहने लगा कि उन्होंने कहा कि ये टेनोर पोस्टिंग तो होनी चाहिए, 16 दिन का जज क्या जज होता है। अब्दुल्ला भाई ये उस वक्त शुरू हुआ। जो बात अब्दुल्ला भाई सुने, पहले मुझे बात करने दें। के ऊपर पेंशन रिफॉर्म्स में ये देखा जा रहा है कि सिविल सर्वेंट्स हैं जितने भी हैं उनकी नौकरी के अंदर सर जी मैं बताता हूं, मुझे ब्रेक लेने दें। राणा साहब एक फिक्रा क्या के हुआ ये है, रिमार्क्स में राणा साहब सुने, चला जाऊं एक ब्रेक पर। नहीं एक साहब ने कहा कि ये तो बात तय है कि किसी एक जमात का मैंडेट दूसरी जमात को नहीं दिया जा सकता। ये उन्होंने अपने रिमार्क्स इसी अंदाज में, इन्हीं अल्फाज के साथ दिए थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक और मामले की तरफ मैं आना चाहता हूं और वो है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अभी तक लग नहीं सका और शेर अफजल मरवत साहब बेचारे इतने दिल बर्दाश्ता हुए हैं कि आज उन्होंने पार्टी के इन लोगों के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया। सुनिए शेर अफजल मरवत ने आज किस तरह से टूटे दिल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या ये तजलील नहीं है कि एक शख्स को आप नेम कर देते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का, 2 महीने से उसका नाम चलता है, अचानक आप उसको कहते हैं कि जनाब सऊदी सफीर का मैसेज आ गया, हम आपको कंसीडर, पॉलिटिकल कमेटी कहती है हम आपको कंसीडर नहीं करते। खान अगर चाहे इशारा भी करे ना कि मेंबर कौमी असेंबली से इस्तीफा दो तो आंखें बंद करके इस्तीफा दूंगा। ये कमेटी क्या चीज है और कौन कमेटी नहीं थी, असल बात बेवकूफी की थी, ये बेवकूफ कर रहे थे मुझे और इन्होंने किया, तो लिहाजा मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। अच्छा हाफिज साहब ये तो नहीं लगा रहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, नाम नहीं दे रहे अपना, ऑपोजिट हुकूमत इंतजार कर रही है, आप दे दें अपनी तरफ से कोई नाम, उन्हीं को दे दें जो पहले थे। देखिए बात यह है, हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें न पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दिलचस्पी है न हमें किसी और चीज़ में दिलचस्पी है। हम तो पूरे सिस्टम पर मुतरज़ है। ये जो असम्बली है इसको हम आवाम की नुमाइंदा असम्बली समझते ही नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस हुआ है, हमारे साथी वहाँ बैठे हैं, वो इसलिए एक फोरम है, एक हथियार है, हम बतौर अपोजिशन जमात की उस हथियार को भी इस्तेमाल करते हैं और बाहर सड़कों पे भी है। अभी कल आपको मालूम है कल 9 मई है मेरे ख्याल में जी। तो कल पेशावर में हमारा मिलियन मार्च होगा, जलसा होगा एक आज़िम शान, इसी 8 फरवरी और 9 फरवरी के ड्रामे के खिलाफ, जो इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामा हुआ है इसके खिलाफ हो रहा है। और ये आप 9 मई को क्यों कर रहे हैं? देखिए 9 मई का मतलब ये नहीं है कि हम साबिका 9 मई को चैलेंज करते हैं, इस मतलब के लिए नहीं है। हम 9 मई की एक तारीख दी है, 20 को हमने की 20 अप्रैल को पेशीन में, 2 मई को तारीख रखा कराची में हमने इज्तिमा किया, 9 मई को हम उधर कर रहे हैं, लेकिन ये इस मकसद के लिए नहीं है कि हम उस 9 मई को, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वो है, बशरा साहब बैठे हैं, शौकत बसरा भाई वो बैठे हैं, वो जाने, PTI जाने किसको पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं। लेकिन एक उसूली बात मैं करता हूँ एक सियासी पार्टी के लिए कि इन मामूली चीज़ों पर पार्टी के अंदर एक पेज पर होना चाहिए, इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। अगरचे मेरा PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसकी है किसकी नहीं है ये फैसला उन्होंने करना है। सही है। आप साहब कल मौलाना ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जितना हम परेशान है इलेक्शन नताइज पे उतना ही नवाज शरीफ भी परेशान है। बिल्कुल मौलाना ने ठीक कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा। मौलाना साहब जब PMLN का एक वफद आया उसके बाद फिर दूसरा वफद आया, दूसरे की क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, तो उसमें तकरीबन 1 घंटे के करीब 1 to 1 मौलाना साहब और मियां साहब की मुलाकात हुई है जी। तो मौलाना साहब ने मुझे ख़ुद कहा है कि मेरे मौक़िफ़ की मियां नवाज शरीफ साहब ने तायीद की। अच्छा। वो तायीद क्या है? वो तो ये जो कल मौलाना साहब ने हामिद मीर के साथ इंटरव्यू में कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब भी परेशान थे, इस नताइज से वो भी परेशान थे, वो खुश नहीं थे, मायूस थे। तो लिहाजा मौलाना साहब ने कहा है तो बिल्कुल ठीक है, अगर ठीक नहीं है नहीं कहा है तो मियां नवाज शरीफ साहब इसकी तरदीद करें। तो उनके अपने भाई की हुकूमत है और वो खुश नहीं है। देखिए मैंने एक बात की है कि ये हुकूमत एक जेन्युइन हुकूमत नहीं है, क्योंकि ये मैंडेट जेन्युइन नहीं है। अगर ये जेन्युइन मैंडेट होता तो आज मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते, मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना होते। नहीं, जेन्युइन अगर मैंडेट होता तो PTI तो कहती है कि हमारा फिर वज़ीर आज़म। वो तो एक अलग सवाल है, वो तो मौलाना साहब ने ये बात भी की
कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी कहा और PMLN को भी कहा कि आप आइए हमारे साथ अपोजिशन में बैठिए। और आपको याद है मौलाना साहब ने जब पार्लियामेंट में तकरीर की पहली स्पीच में, उसने उस वक्त भी कहा कि PMLN वाले आके हमारे साथ अपोजिशन में बैठिए। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ अरसे के बाद PMLN हमारे साथ अपोजिशन में होगी। सही है। बसा साहब, ये एक छोटा सा फैसला अगर आपकी जमात नहीं कर पा रही और इतना दिल बर्दाश्ता हुए शेर अफजल मरवा साहब, जिन्होंने पूरी खैबर पख्तूनख्वा की कैंपेन सिंगल हैंडेडली चलाई थी और बड़ी उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां भी हैं, क्यों इतना मायूस होना पड़ा है उनको आपकी पार्टी की लीडरशिप से? अच्छा, बहुत अहम सवाल है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह के ना असदुल्ला भाई, ये जो आईनी तरमीम जाली हुकूमत ले आ रही है ना, उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो बलूचिस्तान, पेशावर, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इवन अब तो सुना सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने भी लेटर लिख दिया है, ये उन सब की जगह उनको रिप्लेस जजेस को करना चाहते हैं, जिन्होंने ओपनली कह दिया है कि हम इस प्रेशर में काम नहीं करेंगे, हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आपने कही, ये जो एक बात और कहना चाहता हूँ। देखें, हमारे JUI के साथ बड़े इख्तलाफात थे, हैं, शायद रहें भी, लेकिन हम्दुल्ला साहब को भी सलाम पेश करता हूँ। और जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस वक्त जो रूल ऑफ लॉ के लिए और जो आइन की सरबुलंदी के लिए जो अलम उठाया है, मैं समझता हूँ, मैं उनको सलाम इस बात पे पेश करता हूँ कि उन्होंने ये बता दिया कि ये जाली निज़ाम है, जाली हुकूमतें हैं, जाली मैंडेट है। और इन्होंने जो कराची में जो मिलियन मार्च किया, और देखें ना, बात फिर वही होती है, आप सियासत के अंदर हमने फैसला क्या किया है कि हम नून लीग, पीपल्स पार्टी और MK हमसे मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे कि ये तो बेचारे पहली बात तो पपट्स हैं, इनको तो मुसल्लत किया गया है, इनको लेकर आए हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है। तो ये मरवत साहब के दुखों का मुदावा कौन करेगा? मरवत साहब, आपके पास हर बात का जवाब है, इस बात का जवाब अब्दुल्ला भाई, मैं मरवत साहब की बात पे आ रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ज़ाहिर खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, ये खान साहब का फैसला ही हतमी फैसला होगा, वो जिसको भी नामजद करते हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब को पहले नामजद किया होगा, लेकिन जाहिर है कुछ चीजें ज़ाहिर है साइड बाय साइड चलती हैं। वो कह रहे मसला ये नहीं है, वो कहते हैं बेतौकीर किया जा रहा है। अच्छा, नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि नहीं देना तो ना दें, लेकिन बेतौकीर कर रही है लीडरशिप। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब हमारे भाई हैं, बहुत मुश्किल वक्त में मैं समझता हूं उन्होंने बहुत जद्दोजहद किया पार्टी के लिए। लेकिन एक बात मैं ओपनली उनको पहले भी कही, अब भी कहता हूं, पार्टियों के अंदर इश्यूज आते रहते हैं। मैं कह रहा हूं मरवत नहीं है बसरा साहब, कौन है उम्मीदवार? असदुल्ला भाई मेरी बात सुने, अभी तो फाइनल नाम 1 या 2 दिन में नाम सामने आ जाएगा, 2-3 नामों पर डिस्कशन है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये पार्टियों के अंदर हमारी कौन सी कोई बादशाहत है रायवंड की तरह, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, बेटी, बेटा, भतीजे, भांजे या लाड़काना की तरह उनकी भी बादशाहत है। पार्टियों के अंदर इख्तलाफात होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि पार्टी के अंदर बैठ के उनको गुफ्तगू करनी चाहिए, ओपनली इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। लेकिन फैसला जो भी होगा मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन में सामने आ जाएगा। लेकिन जो बात कही है हम्दुल्ला साहब ने, मैं उसको बढ़ाते हुए, देखें, ये एक जाली असम्बलियाँ हैं। हम लोग, आपका क्या ख्याल है कि ये सिस्टम को चलाने के लिए आए हैं? नहीं, हम लोग भी देख रहे हैं क्यों ले रहे हैं तनख्वाहें। मैं बता देता हूं राना साहब बड़ी अहम बात बताने लगा चाहते हैं। राना साहब ये नहीं कि जाली असेंबली कहते हैं, जाली असेंबली तो अपनी तनख्वाह भी जाली ले रहे हैं। राना साहब, आप क्या कहते थे? आप क्या कहते थे 2018 में? प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते थे? नहीं, हम पार्लियामेंट का घर छड़ के आवांगे, प्राइम मिनिस्टर कहते थे, पार्लियामेंट को हमने सिलेक्टेड असेंबली कहते थे ना। राना साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ घर छड़ के आवांगे ताकि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ हैसियत है ना, जाके जो हारे हुए हैं आप लोग, ये जो कब्जा करके बैठ गया, ਤੁਹਾਨੂੰ घर छड़ के फिर ਅਸੀਂ सिस्टम तो आउट होवांगे, घबराओ ना इस दफा। ये 5वें साल भी यही बात कर रहे हैं। जब आपको कोई तवक्कुआत नहीं है? नहीं, इनके केसेस ही ये सारा ये प्रोपेगेंडा है। ये 4थे-5वें साल भी यही बात करेंगे कि आपको घर छोड़ के आएंगे। अच्छा, आप हलफ देते हैं, आप हलफ देते हैं राना एहसान साहब, आप हलफ देते राना एहसान साहब, आप हलफ देते हैं इस बात का? हल्फन कहते हैं कि आप लोग जीते हुए हैं, जान अल्लाह को देनी है, आप हल्फन कहते हैं? चीजें मेरी ये आदत नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल देखें, मैं तो इलेक्शन लड़ा नहीं। अगर मैं लड़ा होता तो मैं जरूर मैं हल्फ ले लेता। अगर फिर जावेद लतीफ साहब से पूछ लीजिएगा। मुझे अब बिल्कुल जेन्युइन आए रिजल्ट जो इलेक्शन कमिशन ने, जावेद लतीफ इनके पार्टी के मेंबर हैं, किसी के पास सबूत है तो उसका एक लीगल 90 करोड़ में 5 सीटें खरीदी गई हैं। 90 करोड़ में 5 सीटें जावेद लतीफ कहते हैं, और मौलाना साहब ने तो कहा कि सारी अच्छा, चलें, मुझे आखिर में मैं आपका मुख्तसरन और फिर आप साहब का भी कमेंट, ये जो बहरान सर उठाना शुरू हो गए जैसे गंदम का, क्या बना गंदम के मामले का?
कोई इसका नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा? देखिए, गंदम सब के ऊपर बेनिफिशियरी हैं, पास्को सब ने ने, पैसे जो खाए हैं वफाकी इसमें। महकमा है, उसने 4 लाख सुन लेना भाईजान, 4 लाख टन से ज्यादा जो है वो उसका अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट बढ़ाया और वो प्रोक्योरमेंट तकरीबन 90% कर चुका है। सही। इसी तरह देखें, बात ये है कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि 90% किसान अपनी जो कनक है वो बेच चुका है, और वो अब जो ये जो डिमांड है कि रेट बढ़े, देखें एक तो ठीक है। चले, तो इस चीज का अब जो रेट बढ़ाने के लिए राइट, जो दावा बहुत कर रहे खत्म हैं, होने का मुझे बता दिया गया। बहुत किसानों शुक्रिया साहब। तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।